स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th विषय समाजशास्त्र पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतीय समाज का परिचय। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो बनता है भारतीय समाज का परिचय अथवा भारतीय समाज के मौलिक लक्षण और विशेषताएं बताइए। ये सभी इस प्रश्न के टॉपिक लिखे हुए हैं। टोटल 15 टॉपिक है। इन्हीं 15 टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले भारतीय समाज के बारे में समझते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया गया था कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। कोई भी प्रश्न आए उसमें सबसे पहले हम समाजशास्त्र की परिभाषा ही लिखेंगे, जो मैंने इससे पहली वीडियो में तुम्हें बताई है। उसके बाद ही जो पूछा गया प्रश्न है उसका उत्तर देंगे। इसमें पूछा भारतीय समाज का परिचय दीजिए। तो भारतीय समाज भी दो शब्दों से मिलकर बना है, भारतीय प्लस समाज, जिसमें भारतीय का अर्थ अपने भारत देश से होता है तथा समाज का अर्थ इसमें रहने वाले लोग जो होते हैं उनके जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म आदि से होता है तथा इसी के समावेशन को भारतीय समाज कहते हैं। अब बात आती है भारतीय समाज के परिचय के बारे में। जब विश्व आर्थिक तंगी में जूझ रहा था या मतलब अंधकार में डूबा हुआ था, उनका जीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त था। उस समय भारत की जो स्थिति बहुत ही दृढ़ और मजबूत थी, क्योंकि हमारा भारत जो है प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की भूमि रही है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी खाद्य संपदा और खनिज संपदा रही है जो और देशों के मुताबिक हमारे देश को दृढ़ व निश्चय होने का दावा करती हैं। तो हमारा जो भारत देश है वो प्राचीन काल से ही मजबूत था, अकॉर्डिंग टू जो हमारे अन्य जो देश हैं उनके मुताबिक। लेकिन सभी जानते हैं कुछ ऐसे काम हुए, अंग्रेज आए भारत, उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया और आज भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। तो ये उस समय की बात है जब हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था में मजबूत था। तो उस समय की विशेषताएं और उस समय के लक्ष्य के बारे में प्रश्न के अंदर बताना है। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है अनेकता में एकता। हम भी सब जानते हैं हमारे भारत देश में अनेकता में एकता का ही नारा दिया जाता है। तो भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण अनेकता में एकता का होना होता है। भारतीय समाज की जो संस्कृति है वो पहले से ही बिल्कुल एकदम संगठन के रूप में कार्य करती है। इसके अंदर विरोधी विचारधाराएं भी आती हैं। भौगोलिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जगह जगह देश प्रदेशों में अलग अलग अर्थव्यवस्था है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की संस्कृति, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय हैं। तो अनेकता में एकता का यहाँ पे परिचय हमें भारत देश में देखने को मिलता है। अगला है जाति व्यवस्था। भारतीय समाज का एक अन्य मुख्य लक्षण यह है कि यह यहाँ पे जो जाति व्यवस्था है वो अपने हिंदू जो साम्राज्य है उसके हिसाब से है। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है, शूद्र और वैश्य को नीचा माना जाता है। तो जाति व्यवस्था को लेके काफी ऊंच नीच तथा भेद भावनाओं वाली जो प्रवृत्ति होती है वो थी। जाति व्यवस्था को लेके हिंदू समाज ही था, उस समय हिंदू समाज ही था जो अपने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम उस पर ही रहने तथा जाति व्यवस्था बनाने पर ही समूह पर बल दिया करते थे। कहने का मतलब यह है कि जाति व्यवस्था को लेकर उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छी वाली बात नहीं थी। जाति व्यवस्था बहुत ही बेकार थी। शूद्र और वैश्य, ब्राह्मण उच्च बिरादरी में आते थे, शूद्र और वैश्य को नीची जाति में समझा जाता था। तो जाति व्यवस्था बिल्कुल ही बेकार थी। आगे संयुक्त परिवार प्रणाली। भारतीय समाज का एक अन्य लक्षण संयुक्त परिवार प्रणाली है। यहाँ प्रणाली के अंतर्गत कई पीढ़ियों तक संयुक्त लोग रहते हैं। अब संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? इसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और बच्चे सभी लोग रहते हैं। तो हमारे भारत देश जो है पीढ़ियों से ही संयुक्त परिवार में जुड़ा हुआ है, जहाँ पे गुण और दोषों का निवारण करने के लिए बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे। गांवों के परिवारों की मुख्य प्रणालियां भारतीय समाज के संयुक्त परिवार प्रणाली तथा हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के रूप में विकसित होती रहती थी तथा पीढ़ी दर पीढ़ी
जितने भी लोग हैं संयुक्त परिवार प्रणाली के आधार पर ही अपना कार्य करते थे। अगला है विवाह के विभिन्न स्वरूप। भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह के विभिन्न स्वरूपों को भी स्वीकार किया गया, जिसके अंदर एकल विवाह तथा बहु विवाह शामिल था। आदर्श विवाह के रूप में आज कानूनी तौर से एकल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह का अंत हुआ। लेकिन इससे अगर पहले की बात करें भारतीय परिचय के बारे में, तो उस समय बहु विवाह, बाल विवाह आदि हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित विवाह माने जाते थे। अगला है पितृसत्ता परिवारों की प्रधानता। संसार में अनेक पारिवारिक सत्ताओं के आधार पर परिवार के अंदर पितृसत्ता जो है परिवारों की प्रधानता थी। पितृसत्ता का मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार में बड़ा होता है उसी को ही सत्ता मिलती रहती है। अपने परिवार में उसी के ही कानून, उसी के ही कर्तव्य तथा उसी के आधार से पूरे परिवार की संचालन प्रक्रिया होती थी। धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज के परंपरागत लक्षणों के आधार पर धर्म का महत्वपूर्ण स्थान होता था। आदिकाल से ही भारतवासियों के जीवन में धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। उस टाइम से ही लोग नर्क और स्वर्ग के बारे में जानते थे तथा अपने कर्मों और लक्ष्यों के आधार पर नर्क और स्वर्ग जाना डिसाइड करते थे कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तथा धर्म के साथ रहेंगे तो हमें स्वर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो हमारा जीवन जो है नरक की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अगला है ग्रामीण व कृषि समाज की प्रधानता। भारत में लगभग 65% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। यद्यपि नगरीकरण भी विकसित थे, उस टाइम पे भी नगरीकरण भी विकसित थे, लेकिन फिर भी वे लोग ग्राम की कृषि प्रधान भूमि पर ही आधारित होते थे। अगला है सामाजिक प्रथाओं की बहुरूपता। यदि संपूर्ण भारत की सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं का अध्ययन किया जाए तो यह बताना बिल्कुल भी मुश्किल रहेगा कि यहाँ के रीति रिवाज कितने थे और कितने उनमें चेंजेस हुए, क्योंकि यहाँ पर बहु रीति रिवाज और बहु परंपराओं को चेंज किया गया है। तो रीति रिवाजों को देखते हुए जिस तरीके से समाज में जिन रीति रिवाजों से असुविधाओं का सामना करना पड़ा, उन्हीं रीति रिवाजों को चेंज कर दिया गया। कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। भारतीय समाज का एक मुख्य लक्षण यह है कि यहाँ पे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर बहुत ही विश्वास रखा जाता था। अधिकांश लोग हिंदू शास्त्र के ये मानते थे कि आज हम आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा, या इस जन्म में हमें जो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो हमारे जो पीछे वाला जो हमारा जन्म है उसी का ही प्रभाव है। अगला आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि सारा जीवन एक तरीके से पुरुष की कमाई पे ही जीना। जो महिलाएं होती है वो घर का कामकाज करेंगी और घर के संचालन का कार्य पुरुष के ऊपर होगा, यानी पुरुषार्थ यानी पुरुष के आधार पर ही जीवन को निर्वाह करना। धर्म के नाम पे, अर्थ के नाम पे, काम के नाम पे। हिंदू दर्शन शास्त्र के हिसाब से भी महिलाएं पुरुषार्थ पर ही जीवित रहती थी। यहाँ की ऋण व्यवस्था। भारतीय समाज में केवल अंधविश्वास ही नहीं था, यहाँ पर ऋण व्यवस्था भी बहुत ही मजबूत थी। हिंदू शास्त्र के हिसाब से देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण आदियों की व्यवस्था थी। कहने का मतलब ये है कि जब लोग बाग यज्ञ किया करते थे तो देवताओं द्वारा अर्पण की जाने वाली हमें वायु, सूरज का प्रकाश, इन सभी का हमें ऋण चुकाना होता था यज्ञ में आहुति डाल के। तो उस समय अच्छी ऋण व्यवस्था भी थी। अगला आता है संस्कार। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से संस्कारों का भी विशेष महत्व रहा है। भारतीय समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के लिए विभिन्न संस्कारों का विधान रखा जाता है। संस्कार का अर्थ ही होता है शुद्धिकरण। बालक अपने पूर्व जन्म से बाल्यावस्था, शिक्षा, विवाह, मृत्यु तथा मृत्यु संज्ञा तक संस्कार ही सीखता रहता है। प्राचीनता। भारतीय समाज अत्यंत प्राचीन है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी खुदाई से मिलने वाली चीजों से भी पता चलता है कि यहाँ भारत देश बहुत ही प्राचीन है। अनुकूलनशीलता।
भारतीय समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए यहाँ की प्रकृति बहुत ही अनुकूलन है। अनुकूलनता के आधार पर ही भारतीय समाज में सामयिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जगह जगह ग्रामीण व्यवस्था देख लो, जाति की व्यवस्था देख लो, वेशभूषा के आधार पर देख लो, समाज की जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार आदियों में एक अनुकूलता का आभास तथा भाव पाया जाता है। सर्वांगीणता, भारतीय समाज एक मुख्य रूप लक्षण में सर्वांगीणता की प्रकृति पाई जाती है। यह जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग अपितु समाज के अन्य संबंधों तथा पक्षों के वर्गों में भी समानता पाई जाती है। भारतीय समाज के निर्माण के लिए इस वर्ग की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं है सर्वांगीणता। सर्वांगीणता का मतलब होता है कि हर जगह फैला होना या हर जगह होना, वो सर्वांगीणता कहलाती है। क्या बोलते हैं ना, अनकरप्टेबल इंडिया, अतुल्य भारत, मतलब विभिन्नता होने में भी है, एकता का परिचय देता है। तो ये प्राचीन भारत की थोड़ी सी जानकारी है। इन तथ्यों के आधार पर ही इन तथ्यों के आधार पर ही जानकारियों को हम मतलब एक्सप्लेन करेंगे कॉपी के अंदर अच्छे से। तो इस प्रश्न को लिखना और लिखने के बाद अच्छे से उसको पढ़ाई करना। थैंक यू।